साहिल जी, आपने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, लेकिन आप भी तो जो इकरा को सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए, वो मुस्लिम का समीकरण बनाकर ही कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अगर आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो आपका वोट बैंक फट जाएगा। लेकिन समीकरण कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो भाजपा की, मोदी की लहर है, 400 पार का नारा है, राम मंदिर को लेकर लगातार लोग उत्साहित हैं, तो क्या कैराना जीत पाएंगे? क्या लग रहा है आपको कि हाँ? तो यहाँ पर पहले जीते हुए प्रदीप चौधरी हैं, अब की बार भी जो है प्रदीप चौधरी को ही टिकट दिया गया है, तो क्या लग रहा है, इजी फाइट है या फिर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है? लेकिन गंगो की बात आपने कही, नकुड़ की बात आपने की, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो काबिज हैं अभी, और फिर दोबारा से वो नारा दे रहे हैं कि भाई साहब यहाँ तो एक तरफा वोट डलेगी। भाई साहब कैसे बचाएंगे, क्या समीकरण है साहिल? अच्छा, समाजवादी पार्टी में भी 2 गुट हैं, एक चौधरी साहब का और एक हसन परिवार का। बार बार बात आती है कि भाई जब वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए तो हसन परिवार ने बधाई नहीं दी। तो मैं इंद्र सेन जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कि अब तो टिकट फाइनल हो गया, चुनाव लड़ा जाएगा और इकरा को सपोर्ट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई टिट फॉर टैट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आप मुझे ग्राउंड पर देख रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं में मैं जाकर इंटरव्यूज़ कर रहा हूं। तो जिस तरीके से कैराना लोकसभा का पूरा माहौल मैंने आपको दिखाया, टिकट फाइनल हो चुके हैं। एक तरफ तो इकरा हसन है, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी हैं। लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है? पेच फंसा हुआ है कि आखिरकार ये जो बीएसपी से कैंडिडेट आएगा वो हिंदू होगा या मुसलमान, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान के हिसाब से देखा जा रहा है। अभी मेरे साथ साहिल जी मौजूद हैं, जो कि विधानसभा चुनाव लड़े थे 22 में बीएसपी से। अभी वो पार्टी में नहीं है, लेकिन एक खबर आई कि उन्होंने इकरा हसन को सपोर्ट कर दिया। इकरा हसन बड़ी दावेदारी कर रही थी और उनको टिकट भी मिल गया है समाजवादी पार्टी से। अब सीधा साहिल जी से बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो सपोर्ट मिला है ये अंदर तक, आगे तक चलेगा या फिर यहीं तक था। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। साहिल जी, क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप तो राजनीतिक घराने से हैं, पहले आपने चुनाव भी लड़ा बीएसपी से, फिर किसी कारणवश आपने जो है पार्टी को छोड़ दिया था, अब क्या कर रहे हैं? जैसे इकरा को सपोर्ट कर दिया, आगे तक रहेगा सपोर्ट या फिर कहीं ना कहीं संशय है? नहीं, जहाँ तक देखिए, हमारी जो छोटी बहन है इकरा हसन जी, जो गठबंधन से प्रत्याशी है, उनका सवाल है, हमने किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, हमने कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। पढ़ी लिखी कैंडिडेट है और हसन परिवार को सपोर्ट किया क्योंकि उस परिवार से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं जी। मेरी वालदा के और मरहूम चौधरी मनोवर हसन साहब के साथ बहुत ही अच्छे हमारे रिश्ते रहे हैं। वो उनको बिल्कुल अपनी बहन की तरह मानते थे। तो वो रिश्ते दोबारा से बने और जो बीच में थोड़ी बहुत हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो ख़त्म हो। उस चीज़ को भी देखते हुए, और सबसे ज़रूरी देखिए इस वक्त हालात ये हैं कि हमें ये देखना है कि कौन ऐसा कैंडिडेट है और कौन सा ऐसा गठबंधन है जो भाजपा को हरा सकता है। तो मौजूदा हालात में गठबंधन प्रत्याशी जो हैं छोटी बहन इकरा हसन जी, वो ही मुझे लगता है कि वो इस पोजीशन में हैं कि वो भाजपा को सीधा सीधा टक्कर दे सकती हैं। आपने इंटरव्यू के शुरू में कहा कि माहौल थोड़ा हिंदू मुस्लिम का बन रहा है। देखिए, दुर्भाग्य है हमारा कि जब भी चुनाव आते हैं कैंडिडेट को ना देख के हमेशा हिंदू मुस्लिम पे ही बन जाता है। चाहे वो आप नकुड़ विधानसभा की बात लें, चाहे वो आप लोकसभा की बात लें, तो ये जो हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड जो भाजपा ने क्रिएट किया है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उससे देश की तरक्की नहीं होगी। आपको देखना होगा कि कौन सा कैंडिडेट इस काबिल है कि वो पार्लियामेंट में जाकर समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चले, डेवलपमेंट की बात करे, विकास की बात करे और सबको भाईचारे का एक संदेश दे, और समाज के अंदर एक ताना वाना जो है हमारा गंगा जमनी जो तहजीब है उसको साथ में लेके चलने की बात करे। ऐसे कैंडिडेट को हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी बात चल रही थी बीएसपी से, कई नाम सामने आए, खैर आप तो पार्टी में नहीं है, तो कुछ हुई बातचीत बहन जी से या फिर? देखिए, पार्टी में तो मैं था। हाँ। पार्टी से मुझे हटाया गया, क्यों हटाया गया वो ऊपर तक मैंने बात पहुंचाई, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। उल्टी सीधी डिमांड्स होंगी। देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहन जी की तरफ से कुछ डायरेक्ट आदेश था। पार्टी के एक पदाधिकारी वो आज भी उस वक्त, अब तो खैर कुछ उनमें से इधर उधर हो भी गए, लेकिन एक 3 तिगड़ी बनी थी
उन लोगों ने मिलकर मेरे से अलग टप डिमांड करी थी, पैसों की डिमांड करी थी, जो कि मैं नहीं मानी थी, उनके ब्लैकमेलिंग में नहीं आया था मैं। तो अगर इस तरह से उत्पीड़न होगा और जो समाज में जो समाज सेवा करने जा रहे हैं, अगर उनसे इतनी बड़ी बड़ी पैसों की डिमांड होगी तो वो समाज सेवा तो करेंगे नहीं, सबसे पहले तो अपना पैसा रिकवर करने की सोचेंगे। तो ये जो ट्रेंड चला है खासतौर से बसपा के अंदर उनके पदाधिकारियों द्वारा, ये बहुत गलत है और बहन जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसके ऊपर एक्शन भी लेना चाहिए। अच्छा साहिल जी, आपने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि हिंदू मुसलमान हो जाता है, लेकिन आप भी तो जो इकरा को सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा को हराने के लिए, वो मुस्लिम का समीकरण बनाकर ही कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि अगर आप अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो आपका वोट बैंक फट जाएगा। नहीं, वो देखिए वो है खाली मुसलमानों की बात नहीं है, सेक्युलर जहनियत का हमारे साथ हमारा हिंदू साथी बहुत जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे जब भी हमारे घर पर आप आएंगे, जितने हमारे मुस्लिम भाई बैठे रहते हैं उससे ज़्यादा ही आपको हिंदू भाई भी हमारे साथ बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन चुनाव के वक्त इस तरह का माहौल ज़रूर बनता है, वो साथी हमारे साथ रह जाते हैं लेकिन आम वोटर नहीं जुड़ पाता, क्योंकि वो एक जहन के अंदर वो भाजपा द्वारा, और उसमें मीडिया का भी देखिए, आप तो चैनल है इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, लेकिन कुछ गोदी मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने भी अगर आप देखेंगे 24 घंटे हिंदू मुस्लिम की डिबेट कराई जाती है। कहीं से मौलाना को बुला लिया जाएगा, कहीं से पंडित जी को बुला लिया जाएगा, उस तरह की डिबेट्स होती हैं। यहाँ तक कि जूते चप्पल भी आपको चलते हुए दिखाई देंगे डिबेट्स के अंदर। तो वो एक माहौल जो एक एनग्रेव कर दिया गया है लोगों के जहन में हिंदू मुस्लिम का, वो किसी भी नेशन के लिए अच्छा नहीं है। खाली मैं हिंदुस्तान की बात नहीं, किसी भी, अगर आप किसी भी कंट्री की बात लें, जहाँ पर डिवाइड क्रिएट होगा वहाँ पर डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। ज़रूरत यह है कि देखिए, खाली ये बात नहीं है कि मैं इकरा हसन को सपोर्ट कर रहा हूँ। इकरा हसन की जगह अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट होता जो मुझे दिखाई देता कि भाजपा को हरा रहा है, मैं उसको सपोर्ट करता। चाहे भाजपा को हराना, मेन मकसद भाजपा को हराना है। देखिए, डिवाइड क्रिएट, जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी जो ब्रिटिशर्स की रही है, वो ही पॉलिसी पे भाजपा चल रही है। आपको आपके मुद्दों से भटकाया जाता है, आपकी रोजगार की बात नहीं होगी, आपके क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट है उसकी विकास की बात नहीं होगी, मंदिर की बात होगी, मस्जिद की बात होगी, राम मंदिर की बात होगी, बाबरी मस्जिद की बात होगी। ये सब बातों में करके लोगों को फंसाया जाएगा, ध्यान भटकाया जाएगा, और उसके बाद आपके, ताकि आप अहम मुद्दे ना उठाएं कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारे ऊपर इतना ज़्यादा जो डेट है वो इंटरनेशनल डेट क्यों बढ़ गया है, डॉलर हमारा क्यों एक तरह से बढ़ता जा रहा है, हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यूएट क्यों हो रही है। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा हिंदू मुस्लिम जात पात में बांटने का काम जो करती है वो भारतीय जनता पार्टी। ये तो साहिल जी आपने नेशनल हिसाब से बात कही है, तो लेकिन अगर कैराना लोकसभा की बात कर लें, आप नकुड़ के रहने वाले हैं, नकुड़ को पूरी तरीके से जानते हैं, आपने अभी शायद चुनाव भी लड़ा था चेयरमैन का जी, तो मतलब ये जो समीकरण आप बना रहे हैं और इकरा जी के साथ में, तो ये कहाँ तक कामयाब हो सकता है, क्या समीकरण रहने वाला? भाई देखिए, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा, जैसे कि चेयरमैनी का चुनाव हुआ, आपने चेयरमैनी का चुनाव का उठाया, वो भी हमारा रहा कि हम तो जिस पार्टी में जाते हैं एंड टाइम पे हमारे साथ तो धोखा ही होता है। सपा में था, पूरे 5 साल मेहनत करी, कोरोना काल में कोई अपने घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं था, मैं निकला था जान पे खेल के अपने साथियों के साथ, मेरे साथी भी जान पे खेले थे, टिकट काट दिया गया एंड टाइम पे, अगर वरना टिकट मेरा रहता मैं विधायक होता आज। वाली साहब का टिकट बसपा से था, क्लियर था, पूरा आश्वासन था, एंड टाइम पे काट के पता नहीं उल्टी सीधी डिमांड होगी कि भाई 1 करोड़ हमें दो आप। तो हमारे साथ ये दुर्भाग्य रहा है कि ऐसा होता है। और रही बात ईमानदारी की, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से काउंटिंग होती है, चुनाव होता है, चेयरमैनी वाला ना हो जो हमारे साथ हुआ है, मुस्लिम बूथ पे इतने डंडे बजाए गए, 28 लड़कों को उठाया गया, सारे मुस्लिम। ऐसा क्या भाई, अगर फर्जी वोट डालने आ रहे थे सारे मुस्लिम ही आ रहे थे, दूसरे समुदाय के भी लोग आ सकते हैं फर्जी डालने के लिए, लेकिन खुली छूट थी, बूथ कैप्चर तक हुआ। आपको पता होगा हमारे विधायक जी मुकेश चौधरी जी वहां पर आए थे, झगड़ा होने से बचा, हमने वहां पे माहौल मैंने शांत किया था, वरना वहां पे हिंदू मुस्लिम दंगा होता। बूथ कैप्चर कराया उन्होंने आकर, बूथ कैप्चर करा के भाजपा कैंडिडेट को वहां पे उन्होंने जिताने का काम किया। काउंटिंग में क्या हुआ सबको पता है, वोटिंग परसेंटेज हमारी ज्यादा नहीं होने दी, हमें शासन के द्वारा जबरन हराया गया, 500-600 वोट से हम हारे। हमें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लगभग 5000 वोट मिले, 5500 वोट भाजपा के कैंडिडेट को मिले, 500-600 वोट से हमें हराया गया, और वो भी हराया गया। अगर ऐसे ही करेंगे ये लोकसभा चुनाव के अंदर, तो फिर तो मेरे ख्याल से, मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि चुनाव कराना ही छोड़ दें। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी होती है, काउंटिंग में गड़बड़ी होती है। आपने देखा होगा चंडीगढ़ में क्या हुआ, मेयर वाला चुनाव में, उसमें साफ दिखाई दे रहा है वो कैसे रिजेक्ट कर रहा है वोट, उसको फिर वो, हालांकि उसमें कोर्ट ने इंटरवीन किया और बाद में उनको इंडक्ट किया गया दोबारा से आपके मेयर को। लेकिन अगर ऐसे इनको जमहूरियत के साथ ऐसे इनको उपहास उड़ाना है,
तो मेरे ख्याल से वोट ये इलेक्शन तो इनको ख़त्म ही कर देने चाहिए। यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी मोदी जी की। मोदी जी बस करते हैं ना जी। साहिल जी, कैराना की लोकसभा की अगर हम बात करें, क्योंकि पहले चुनाव लड़ा गया, कैराना विधानसभा जो है नाहिद हसन के नाम हो गई, क्योंकि इकरा हसन ग्राउंड पर रही, पूरे भावुक तरीके से भी लोग जो है उनकी तरफ हो गए, और उसके बाद में कैराना विधानसभा तो जीत लिया। हालांकि अमित शाह जी, गृह मंत्री हमारे देश के, वो भी यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए आए, लेकिन फिर भी वो सीट नहीं बचा सके वहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर लोकसभा की बात करें तो इसमें 5 विधानसभाएं आती है, नकोट, गंगो, थाना भवन, शामली और खुद कैराना। राइट। तो इसमें अगर हम बात करें, क्या इकरा हसन यहाँ ये जो 4 विधानसभाएं हैं इसमें कुछ वर्चस्व रखती हैं या नहीं रख पा रही हैं? बिल्कुल रखती हैं। देखिए मैंने क्योंकि आपने कहा कि आपको जो भी पार्टी में आप गए वहां पर आपको धोखा मिला, तो वो समाजवादी से है, समाजवादी में भी आप थे, वहां पर भी धोखा मिला था क्या? बिल्कुल मिला था, क्यों नहीं मिला था, मैं तो खुल के बोलता हूँ, मैंने चैनल पे भी आके बोला। लेकिन अब वो समाजवादी से हैं। अब वो समाजवादी, मैंने बोला, मैंने पार्टी को मैंने नहीं कर सपोर्ट किया है, मैंने उस परिवार को, हसन परिवार को सपोर्ट किया और उनको एज ए कैंडिडेट सपोर्ट किया है। अगर वो किसी और पार्टी से आती और मुझे दिखाई देता कि हाँ ये इस पोजीशन में है कि ये भाजपा को हरा सकती हैं, मैं तब भी उन्हें सपोर्ट करता। हसन परिवार से हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने रहे हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे, मेरी वालदा के टाइम से बहुत मजबूत और घनिष्ठ संबंध हमारे उस परिवार से रहे। तो मैंने सिर्फ कैंडिडेट को देखते हुए और हमारे जो पुराने रिश्ते हैं उनको दोबारा से रिवाइव करने के लिए मैंने ये सपोर्ट किया है। पार्टी को मैंने सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, वो बाय डिफॉल्ट पार्टी को सपोर्ट होता है क्योंकि वो गठबंधन से आ रही है। तो पार्टी को तो हम देखेंगे भाई, जो हमारे साथ इंसाफ करेगा। हम ऐसा ना हो कि 5 साल हमारे से काम कराया जाए, जब वक्त आता है तो हमारे टिकट काट दिए जाए। तो जब वक्त आएगा इंशाल्लाह तब देखेंगे। अच्छा साहिल जी, आपने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो है वो भाजपा को हराना है जी। लेकिन समीकरण कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो भाजपा की, मोदी की लहर है, 400 पार का नारा है, राम मंदिर को लेकर लगातार लोग उत्साहित हैं। तो क्या कैराना जीत पाएंगे? क्या लग रहा है आपको कि हाँ बिल्कुल बन पाएगा? क्यों नहीं जीत पाएंगे? एक तो इतनी बड़बोलापन जो भाजपा लेके चलती है कि, और इस तरह के नारे वो लगवाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लाने वाले ये कौन होते हैं? भगवान को ये लेके आएंगे क्या? ये इन्होंने घर बना दिया, भगवान तो हर जगह है। तो राम जी, हकीकत तो यह है कि राम जी इनको लेके आए थे और राम जी इनको निकालेंगे। और ये जो धर्म के नाम पर जो ये सियासत शुरू हुई है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जमहूरियत के अंदर, विकास का तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक कोई डिस्कशन ही नहीं होता। जब जब धर्म के नाम पे सियासत होगी तब तब हमारा मुल्क जो है वो पीछे जाएगा। लेकिन अगर आप इसको दूसरा पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, अगर आपको उसी ट्रैक पे चलना है, वो तो धर्म के नाम पर बना था मुल्क, उसकी हालात क्या हुई है वो आपको पता है। अगर आपको हिंदुस्तान के भी वही हालात करना है तो मैं तो सभी से बोलूंगा फिर तो आप भाजपा को वोट दीजिए, अगर आपको पाकिस्तान की राह पे चलना है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप एक डेवलप्ड नेशन बने, और जो मोदी जी जो बात करते हैं, मोदी जी देखिए प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसे जो वो मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं उनको नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री सब धर्म का होता है। ऐसे नहीं कि आप खाली एक, वो कहते थे कांग्रेस को कि ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, तो अब तो वो हिंदू अपीजमेंट की पॉलिटिक्स तो मोदी जी कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो कह रहे हैं मुद्दे खत्म कर रहा हूं। ये पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन हो गई। मुद्दे तो बेरोजगारी है, कहाँ खत्म कर रहा है आप बताइए? बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए उन्हें, महंगाई को खत्म करना चाहिए उन्हें। किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, एमएसपी की गारंटी मान रहे हैं, लेकिन उनको अंबानी को, अदानी को खुश करना है तो वो किसानों की सुन नहीं रहे हैं। उनके जाने के लिए सड़कों पे बैरिकेडिंग होगी, कीले बिछा दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? तो ये सब मुद्दे हैं जो अहम मुद्दे हैं। और मैं समझता हूँ कि इकरा हसन जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। जब वो पार्लियामेंट में जाएंगे तो इन सब चीज़ों की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, मुझे उम्मीद है उनके साथ। अच्छा, अगर बात करें कैराना लोकसभा की, तो यहाँ पर पहले जीते हुए प्रदीप चौधरी हैं, अब की बार भी जो है प्रदीप चौधरी को ही टिकट दिया गया है। तो क्या लग रहा है, इजी फाइट है या फिर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है? भाई बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। हाँ। हमें लगा था प्रदीप चौधरी वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो वाली ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा होगा वो काम भी कराएगा। वो साबित कराया हमारे एमपी साहब ने। प्रदीप चौधरी साहब कहीं दिखाई ही नहीं दिए। भाजपा से एमपी बन गए थे, जब एमपी बन गए तो आपके लिए सबके सब बराबर होने चाहिए, आपको सब जगह काम कराना चाहिए। एक विशेष वर्ग के लिए काम करना और उन्हीं गांव में जाकर काम करना,
समझ में नहीं आता। भाई दूसरे भी हैं, दूसरे भी समुदाय के लोग हैं, दूसरी भी बिरादरियों के लोग हैं, आप एक ही बिरादरी के लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हीं के लिए तो खाली उन्हीं के वोट पे तो आप एमपी बनने से रहे, ये समझना होगा। और मेरे ख्याल से हमारी तो तरफ आकर उन्होंने देखा भी नहीं, गंगो तो बराबर में ही लगता है, गंगो से वो आते हैं। नकुड़ विधानसभा में मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए, ना मैंने कभी सुना कि उन्होंने यहाँ पे कोई पैसा लगाया हो, यहाँ पे किसी के सुख दुख दर्द में खड़े हुए हों। खाली चुनाव के वक्त पे आ जाना और वोट मांगना और मोदी जी की लहर में वोट मांग लेना या फिर भाजपा की लहर में वोट मांगना, ये जायज नहीं है। देखिए वोटर को समझना होगा, जब तक वो अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में या असेंबली में नहीं भेजेंगे तब तक डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन गंगो की बात आपने कही, नकुड़ की बात आपने की, यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं वो काबिज हैं अभी, और फिर दोबारा से वो नारा दे रहे हैं कि भाई साहब यहाँ तो एक तरफा वोट डलेगी। भाई साहब कैसे बचाएंगे, क्या समीकरण है साहिल जी? बहुत बुरी हालत है, मैं क्या बोलूँ आपसे। लेकिन मैं जब बोलूंगा ना, मैं आपके चैनल पे बोलूंगा और फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बोलूंगा। जब मैं बैठूंगा पेपर लेके बैठूंगा, आरटीआई लगा के बैठूंगा। लेकिन जो तराई ये भाजपा के जो एमपी और एमएलए बन के हो गई है, खासतौर से हमारी नकुड़ विधानसभा में इतनी बुरी हालत कभी नहीं हुई है। अच्छा, हमारे जो आदरणीय हमारे जो विधायक जी हैं, उन्होंने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है, मैं क्या बोलूँ आपसे। सब के सब बहुत परेशान है, अधिकारी परेशान है, जनता परेशान है, कोई बात नहीं हो रही है। इधर उधर से वो कुछ कहते हैं भाई 4 करोड़ यहाँ से लिया है, 2 करोड़ वहाँ से लिया है डेवलपमेंट के नाम पे, तो मुझे तो अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ बातें ही बातें हो रही है। तो विकास पुरुष कहा जा रहा है, विकास पुरुष कहना और विकास पुरुष होना, ग्राउंड पे क्या इंप्लीमेंट वो कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से मतलब जिस लोगों ने जो चुना होगा वो उम्मीदों पे तो वो भी खरे हुए उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और एक साल के अंदर अंदर ही पब्लिक इतनी परेशान हो गई है हमारे विधायक जी से, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, कि शायद इतनी तो धर्म सिंह सैनी से भी नहीं परेशान हुई थी जितनी वो 20 साल में, जितना वो 1 साल में उनसे परेशान। मतलब आपको लगता है कि धर्म सिंह से भी परेशान थे और इनसे भी दोनों से ही परेशान थे, तभी मैं कहता हूं। वो कह रहे हैं कि एक नया लड़का आ गया, लोगों को मिर्ची लग रही है और वो डेवलपमेंट कर रहा है, वो विकास कर रहा है, वो सड़कें दे रहा है, इस वजह से लेटर जारी हो रहे हैं पुरानी लेटर हेड पर। और ये तमाम जो सियासत कर रहे हैं विपक्ष पार्टी, वो उनकी चाल है उनको फंसाने वाली। नहीं, वो उनकी, देखिए वो तो अपने आप को अपनी मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। अगर पब्लिक के बीच से या ऐसी आवाज आए तो बेहतर है। मैं तो पूछना चाहूँगा, देखिए जैसे हम कराते हैं, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल मैं उछालता हूँ आपके चैनल के जरिए से। हम गरीब बच्चियों की शादी कराते हैं, हम ना विधायक हैं, ना हम चेयरमैन हैं, ना हम एमपी हैं, हम जो कराते हैं अपने संसाधन जो हमारे हैं उससे कराते हैं। ऐसे कितने आपको ज़िले में नेता दिखाई दे रहे हैं जो 2 बच्चियों की भी शादी साल में कराते हों अपने पैसों से? बाहर से पैसे लेके आ जाना, मोदी जी से या केंद्र सरकार से या स्टेट से पैसे लेके आके लगा देना कोई बड़प्पन नहीं है, ये आपका काम है और आपको करना चाहिए, इसका एहसान नहीं आपको करना चाहिए। अपने पास से आप कितना कर रहे हैं? सबके सभी परेशान हैं। बहुत से अधिकारी जो भाजपा सरकार में अधिकारी है, मैं क्या बोलूँ, नाम नहीं मैं खोल सकता उनके, वो तक परेशान है हमारे विधायक जी से। क्यों परेशान है? समझदार को इशारा ही काफी है। तो जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगा, जब तक आप ऐसे लोगों को विधायक के सांसद बनाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त, आपको नहीं नजर आया? मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचार अगर हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सा ऐसा काम है? आप विपक्ष को छोड़िए, जो सांसद जो विधायक हैं उनके काम नहीं होते। अभी फिलहाल एक चिट्ठी हुई थी वायरल, वो डीएम के पास उसने लिख के दी थी, विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, जहन से नाम नहीं निकल रहा है, लेकिन बहुत बड़ा वो फेमस भी हुआ था कि उसको अपना शस्त्र का लाइसेंस को रिन्यू कराना था, बाबू को उसने 20,000 रुपए दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने चिट्ठी डीएम को लिख के दी थी और वो चिट्ठी वायरल हो गई थी। तो जब इनके विधायक, इनके जो एमपी हैं, उनके काम नहीं हो रहे हैं तो विपक्ष का तो क्या हालत होगी? और वो नेताओं को छोड़ो, आम जनता की कितनी बुरी हालत होगी वो आप देखिए। चलिए साहिल जी, ये तो बात हुई। अगर हम बात करें, आपने सपोर्ट किया इकरा जी को, तो समीकरण क्या है? मैं वो दोबारा से पूछूंगा आपसे, समीकरण क्या रहने वाले हैं? देखिए क्या फायदा होगा कि आप और इकरा दोनों एक हो गए हैं? क्या वोट बैंक बनेगा? किस तरीके से समीकरण देखिए? देखिए समीकरण में खाली ये बात करना मैं मुनासिब नहीं समझता कि जी खाली मुस्लिम के वोट पे हम जीत जाएंगे। सियासत ऐसी होनी भी नहीं चाहिए। कामयाब इंसान वही है जो सभी वर्गों को साथ में लेके चले। मुस्लिम वोट प्लस हमारा सेक्युलर जहनियत का जो भाईचारे में विश्वास रखता है हिंदू वोट, वो जब वो मिल रहा है, गठबंधन के साथ वो चल रहा है। और हसन परिवार ऐसा है कि जिन्होंने कभी भी इस तरह की सियासत नहीं करी कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की कोई कट्टर वाली सियासत करी हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको जितना सपोर्ट मुसलमानों को मिलेगा उतना ही सपोर्ट उन्हें हिंदू भाइयों का भी मिलेगा। और इस बार डेवलपमेंट के नाम पर और कैंडिडेट के नाम पर कि वो कितना क्वालिफाइड है, आप कंपैरिजन
कर लीजिए कि कौन कितना क्वालिफाइड है और कौन कितने स्ट्रांग, जिसने अपना काम ग्राउंड पे किया है उस घराने से आता है। तो जब आप ये देखेंगे तो आपको इकरा हसन जी जो हैं वो नंबर 1 पे ही दिखाई देंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जनता है किराना लोकसभा की वो इंसाफ करेगी और हमारी बहन को पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम करेगी। इजी फाइट किसके साथ में नजर आती है अगर टिकट बदल दिया जाता तो? किसका बदल जाए? किसका प्रदीप जी टिकट? का। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ही देखिए मुकाबला जो है वो डायरेक्टली चाहे कोई भी आए, टिकट बदला जाए या ना बदला जाए वो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन जो आप लड़ाई किसके होगी साथ इजी फाइट मानते हैं? प्रदीप जी के साथ या कोई और अदर होता तो? नहीं, ये तो बेवकूफ़ी है अगर आप सियासत में कोई इजी फाइट मानते हैं। कोई फाइट इजी नहीं होती। अपने कोई भी आपका प्रतिद्वंदी है उसको आपको कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। फाइट जो होगी वो डायरेक्ट गठबंधन की और क्या कहते हैं भाजपा की होगी, और मुझे लग रहा है वो अक्रॉस पूरे हिंदुस्तान में यही रहेगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी में भी 2 गुट हैं, एक चौधरी साहब का और एक हसन परिवार का। बार बार बात आती है कि भाई जब वो राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए तो हसन परिवार ने बधाई नहीं दी। तो मैं इंद्र सेन जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा कि अब तो टिकट फाइनल हो गया, चुनाव लड़ा जाएगा और इकरा को सपोर्ट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई टिट फॉर टैट। देखिए, मेरे दोनों परिवार से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ। चौधरी परिवार से मेरे बिल्कुल पारिवारिक ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चाहे वो हमारे इंद्र सेन भाई हैं, चाहे वो हमारे चौधरी साहब हैं, रुद्र सेन जी। तो दोनों से ही मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और हसन परिवार से तो खैर हमारे ताल्लुकात पुराने थे और अब सही भी हो गए हैं। जो थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हुई है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो ख़त्म हो। और क्योंकि एक ही पार्टी में वो तो मैं तो पार्टी से बाहर सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं तो पार्टी में भी नहीं हूँ फिलहाल अभी, लेकिन वो तो एक ही पार्टी के हैं। तो जो भी है वो परिवार में थोड़ी बहुत हो जाती है, एक ही परिवार का हिस्सा है। जो भी है वो मिसअंडरस्टैंडिंग वक्त के साथ दूर होगी और सब के सब आपको एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगे और आप देखिएगा यहाँ पे गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होगी। तो लग रहा है कि मना पाएंगे इंद्र सेन जी को? भाई हम मनाएंगे, मैं खुद जाऊंगा मनाने के लिए उनको, और क्या फिर करेंगे। अच्छा, चलिए, तो देखिए हमारे साथ साहिल जी थे। ये बीएसपी से चुनाव लड़े थे 2022 में, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा था और मुकेश चौधरी वहाँ से विधायक बन गए थे। लेकिन लगातार इस कैराना लोकसभा की अपडेट हम आपको देंगे। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बेबाक बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।